ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो ऑलरेडी जो 6 to 10 पढ़ चुके हैं उसी में से लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये 11th और 12th है, लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, और मोटा मोटा जब तक 6 to 10 नहीं पढ़ोगे ना तब तक ये समझ में भी नहीं आएगा बेसिक्स। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जो 6 to 10 पढ़े उसी में थोड़ा बहुत एड ऑन किया गया है, तो ज़्यादा अच्छा है कि वो पढ़ो। ठीक है, इसके 2 पार्ट में करेंगे अपन, जितना भी कर पाते हैं। एक पार्ट में 7:30 बजे समथिंग करेंगे। देखो, तो ये मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो पहली बात याद रखना, प्रीएम्बल जो है संविधान का पार्ट है और ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, इसमें एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता वर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये याद हो ही जाएगी, हर बार एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगी। आज जैसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, फिर इकोनॉमी करेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद में साइंस वाली कंप्लीट करेंगे। साइंस 6 से लेकर 10, 12th की बायोलॉजी, और 11th वाला कोई मुझे भेजना, केमिस्ट्री का भेजना, मुझे बुक भेजना उसका, और हो सके तो ट्राई करोगे पुरानी वाली भेजो, ये जो नई आया है इसमें चैप्टर हटाए गए हैं सारों में। ठीक है, देखो, भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को याद रखना, न्याय जो है 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ठीक है, याद रखना 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये पेज में क्वेश्चन पूछा भी था आपकी बात। ठीक है, आगे बढ़ो। तो देखो, ये अब देखो 7 चैप्टर है इसमें, नई वाली एनसीईआरटी में ये हटा दिया था, तो ये इसीलिए मैंने पुरानी वाली कहीं कहीं से खोज खाज के लाया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे। ड्रेनेज सिस्टम देखो, वही रिपीटेशन है जो आप 6 to 10 पढ़ चुके हैं ना, उसी का ही रिपीटेशन है सारा का सारा। अब देखो बहुत फास्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं सारा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अब ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, जब आप सेकेंड और इसका 3rd रिविजन करोगे तो ऐसे मत करना क्लास वाइज, चैप्टर वाइज करना। जैसे अब ये देखो 6ठी क्लास का चैप्टर था, ठीक है, तो यही सेम फिर 8ठी क्लास में ऐसे रिपीट हुआ, तो ऐसे पढ़ना 6ठी 8ठी जो सेम चैप्टर वाइज पढ़ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत चीज़ें आप ऑब्जर्व मतलब याद रख पाओगे, तो ज़्यादा बढ़िया इस तरीके से पढ़ना। पिछली कक्षा में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं, अब भारत के मानचित्र चित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए और उसका अक्षांश देशांतर विस्तार ज्ञात कीजिए। तो आपने पहले ही कर चुके हैं। अक्षांश विस्तार जो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 से ऐसे करके है, और देशांतर विस्तार 68 से लेके 97 तक है। क्या आप इसे दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को सबसे पूर्वी से सबसे पश्चिमी दिशा तक चिन्हित कर सकते हैं? हाँ, देखो यहाँ पे कर सकते हैं। ये रहा, देखो, सबसे ईस्ट, ये है सबसे वेस्ट, ये सबसे नॉर्थ, और ये सबसे साउथ वाला पार्ट है। तो ये चीज़ याद रखना। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमाग्रत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये चीज़ याद रखना। मानक मील जो है इतना माना जाता है 63,360 इंच। समुद्री मील का मतलब होता है 72,960 इंच, और एक मानक मील बराबर होता है लगभग 1.6 किलोमीटर। ठीक है, और तो इसका मतलब 12 समुद्री मील है, तो 1.8 को 12 से गुणा करो, 12 8 96 9, ठीक है, 12 1 9 21, 21.9 किलोमीटर, इसलिए 21.9 किलोमीटर इसलिए आया। तो यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और अब की बार भी आगे आने के चांसेस है क्योंकि अब की बार वापस से चर्चा में है। हमारे देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। याद रखना, ये जो 6 डिग्री बोला है ये वाला बोला है, अंडमान निकोबार वाला। ठीक है, नहीं तो मेन लैंड का तो है 8 डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 से लेके। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय देशांतर विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय देशांतर विस्तार की गणना करते हैं लगभग 30 डिग्री है। हाँ, ये बात सही है।
जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इस जानने के लिए पुस्तक भूगोल में इसमें दिया हुआ है। छोड़ो आगे बढ़ो। यह अंतर उस तथ्य पर आधारित है, दूरों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी घटती जाती है। याद रखना ये चीज़, ये पूछ लेगा इसका रीजन क्या है। इसका रीजन का आंसर ये है, यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है, दूरों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी घटती जाती है। तो देखो स्टार्टिंग में जो मैं 6ठी क्लास में पहले चैप्टर पढ़े थे तभी अपन में बताया था, ये देखो ये देशांतर रेखाएं होती है और ये ध्रुवों की तरफ जाती है ना, इसका दूरियाँ कम होती जाती है। तो ये चीज़ याद रखना, यही कारण है कि जो अपना जो है आसान से विस्तार सेम होने के बावजूद भी वेस्ट टू ईस्ट जो है दूरी कम है नॉर्थ टू साउथ से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक सी ही रहती है, मतलब ये हमेशा एक जैसी रहती है, ये चीज़ याद रखना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं की मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में है। ये चीज़ याद रखना, हिस्सा उष्ण कटिबंध में है और जो उत्तरी हिस्सा होता है उपोष्ण कटिबंध में, मतलब जहाँ सर्दी रहती है यहाँ गर्मी रहती है, अथवा पोषण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतर विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। ये पता ही है क्योंकि 82 डिग्री जो अपना मानक समय है 30 वाला, तो वहाँ से इधर जो डिस्टेंस है यह लगभग कितने का होगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये 2 घंटे का मतलब 120, तो मतलब 30 डिग्री का अंतर है, तो इसीलिए तो 2 घंटे का हो गया। आप भारतीय मानक समय से पहले से परिचित है। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है। जब उत्तर पूर्वी राज्य में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ जैसे समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है। भारत के कुछ ऐसे स्थानीय नाम लिखे जिनमें से मानक यामोत्तर गुजरती है। तो याद रखना ये कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, आ जाओ। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारतीय मानक यामोत्तर चुना गया। भारतीय मानक समय ग्रीनिच समय से याद रखना 5.5 घंटे, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन पूछा गया है। तो 0 डिग्री से भारत का जो ये मानक यामोत्तर समय याद रखना, ये आगे होता है 5.5 घंटे। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक रेखाएं हैं। याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 है समय कटिबंध है, और किसमें रशिया में शायद 12 के समथिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये भारत के बारे में देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इनकी जो राजधानी है वो पता होनी चाहिए। जैसे अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, लक्षद्वीप की कवरती है। याद रखना आपके लक्षद्वीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके रेसिपी। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान देखना। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है। ठीक, दूसरी बात देखो, ये होता है इधर गुजरात से लेके महाराष्ट्र का कोंकण तट बोलते हैं इसको। ठीक है, कोंकण तट हो गया। फिर यहाँ से लेकर कन्नड़, ये जो है कन्नड़ क्षेत्र बोला जाता है, कन्नड़ वाला, कन्नड़ करके बोला जाता है। ये मालाबार हो गया, मालाबार क्षेत्र है। ठीक है, ये कोरोमंडल तट होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ से ऐसे कोरोमंडल तट, और ये उत्तरी सरकार बोला जाता है, उड़ीसा के पास वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सब ऐसा का नहीं मैं उधर जो अपन 6 to 10 NCERT पढ़े हैं उसी से ये सीखे हैं सभी। ठीक है, दूसरी बात इनका सबके बारे में पता होनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर है, लद्दाख की लेह है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तराखंड की देहरादून है, पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की खुद की चंडीगढ़ ही है। ठीक है, दिल्ली की दिल्ली है, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर हो गई, महाराष्ट्र की मुंबई है, दादरा नगर की याद रखना इनकी सिलवासा है, भोपाल मध्य प्रदेश की जो भोपाल है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है, उड़ीसा की याद रखना भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, तेलंगाना की हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की याद रखना अमरावती है। ठीक है, कर्नाटक की बेंगलोर होगी, गोवा की पणजी हो गई है, केरल की तिरुवनंतपुरम है। अब देखो याद रखना एक और चीज़ तमिलनाडु की चेन्नई है। दूसरी देखो पुदुचेरी 3 पार्ट में है। देखो यहाँ पे माहे हैं, ठीक है, यहाँ यनम है, ठीक है, यहाँ करिकल है, ये चीज़ याद रखना। पुडुचेरी 3 तरफ दोनों तरफ घिरा हुआ रहता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है ही, सिक्किम की गंगटोक है ही, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम के दिसपुर है,
मेघालय की शिलोंग है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है और त्रिपुरा की अगरतला है। तो ये याद होनी चाहिए। दूसरी बात, ये चीज़ याद होनी चाहिए, करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, याद रखना 8 राज्यों से गुजरती है। देख लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम। तो 1 2 3 4, ठीक है, उड़ीसा से नहीं गुजरती, याद रखना 5 6 7 8। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो भारत की पूरी जगत की स्थिति में ध्यान से देखना इसका। अब इसमें देखो, भारत का सबसे मेन जो बंदरगाह है उसके बारे में बताया गया है। दूसरी बात, भारत किधर किधर है। अब देखो ये तो छोड़ो, ये यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, लाल सागर, सुएज नहर यहाँ पे है, ये भूमध्य सागर हो गया, ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है इधर, ठीक है, ये अराल सी है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं इसमें खास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक मतलब छोड़ो, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, याद रखना, ठीक है। 7 बड़ा देश है, तो इससे बड़े देशों का नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले रशिया आता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो 7 देशों याद करो, 9वीं क्लास में पूरा अच्छे से दिया हुआ था। आकार, भारत के आकार ने इस विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। अब देखो यही होता है, अगर मान लो तुम 6 to 10 नहीं पढ़ोगे तो ये कहाँ से समझ पाओगे फिर। टॉपर की बातों को मैं फिर बताऊँ, ब्लाइंडली मत करो फॉलो, नहीं तो बर्बाद करोगे अपना घर। आगे देखो, भारत के आकार ने इस विशिष्ट भौतिक विविधता की प्रदान की है। भारत उत्तर में ऊंचे पर्वत है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है और कावेरी जैसी बड़ी नदी है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छित पहाड़ियाँ है, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ हैं। याद रखना, सुलेमान श्रेणियाँ और हिंदू कुश उधर पाकिस्तान में है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपिकिला, नाथुला तथा बोमाडीला जैसे कुछ पहाड़ी दरों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधता का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपको मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीपों समेत 7,517 किलोमीटर। याद रखना, इसमें अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है उसको भी मिलाया गया, तब जाके इतना है, ऐसा नहीं कि इसी का ही है। याद रखना ये चीज़, किलोमीटर तक विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिसमें यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत की स्थिति मानचित्र जांच करें, आप देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। याद रखना, एशिया महाद्वीप दक्षिण मध्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका और मालदीव, याद रखना, श्रीलंका और मालदीव जो हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका यहाँ पे है, ये मालदीव इधर है। हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। याद रखना, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी जाती है और पाक जल संधि भी पाई जाती है। खाड़ी और जल संधि में अंतर समझ के छोड़ो। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपनी अंतःक्रिया छोड़ो, तो मतलब नहीं है। अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें सोचो, जब तक 6 से लेके 10 नहीं पढ़ो तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने से। आगे देखो, निम्न में कौन सा आसान से विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में, आसान से विस्तार जो है भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में है। तो याद रखना 8 डिग्री 4 से लेकर 37.6 तक, ठीक है। तो ये आएगा, ना कि ये आएगा संपूर्ण भूमि विस्तार। पर अब ना देखो 2 चीज़ है इसमें, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। देखो जो मेन लैंड है उसका तो इतना है, अगर अपन द्वीपों को काउंट करते हैं, जब अंडमान निकोबार द्वीप को लेते हो तब ये आंसर आएगा। तो आसान से विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि विस्तार का आएगा, तो याद रखना ये आएगा आंसर। निम्न किस देश के भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? याद रखना बांग्लादेश, ठीक है। निम्न कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? ठीक
ठीक है, चीन बड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित यहाँ में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? 82°30 ये वाला है। अगर आप ये सीधे रहकर राजस्थान से नागालैंड तक यात्रा करें, निम्न नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सोचो, ध्यान से देखना, राजस्थान से नागालैंड की यात्रा कर रहे हो आप, ठीक है, तो नागालैंड उधर है, राजस्थान इधर है, तो किस नदी को पार नहीं करोगे आप? यमुना नदी को तो पार करोगे, ब्रह्मपुत्र को भी पार करोगे, सिंधु को पार नहीं करोगे आप, गंगा को भी पार करोगे, सिंधु को नहीं पारोगे। देखो ध्यान से देखो इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखो सिंधु नदी जो है यहाँ से निकलती है और ऐसे करके ऐसे बह जाती है। आप राजस्थान से तुम्हें नागालैंड जाना तो ऐसे जाओगे ना, अब ऐसे जाओगे तो देखो तुम गंगा नदी को करोगे, यमुना नदी को करोगे, ब्रह्मपुत्र को करोगे, सबको करोगे, तो किसको नहीं करोगे? सिंधु नदी को नहीं करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मतलब पूछने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आ जाओ भूआकृतिक विज्ञान, ठीक है। अभी दोनों के दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, वही चीज़ है। ठीक है, आगे देखो, संरचना और चावच, भू आकृति विभाजन, अपवाह तंत्र, जल विभाजन संकल्पना, हिमालय प्रायद्वीप। संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन और स्वरूप अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग चट्टानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न है। चट्टानें मिट्टी आपस में संबंधित है, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टी ही। हाँ, सही बात है, याद करो इरोजन के कारण तो बनती है, अपन स्टार्टिंग में पढ़े थे। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों मिट्टी में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी के धरातल में अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी विवर्तनिक हलचलों, प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में भौतिक विज्ञान के परिचय नामक पुस्तक पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है, छोड़ो। क्या आप जानते हैं कि भारत की करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? हाँ, ये बात सही है। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। हाँ, ये भी पता है। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिणी पूर्वी तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? ऐसे करके खिसके थे। इंडियन प्लेट की खिसकना अभी भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, अभी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है बढ़ी है, उसका रीजन यही है कि अभी भी इधर खिसकते जा रहा है, तो उसकी हाइट बढ़ रही है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इससे क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनिक बलों, याद रखना ये चीज़, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज, प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। याद रखना, प्रायद्वीपीय खंड, ये वाला भारत, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, ठीक है, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय खंड प्रायद्वीपीय खंड को उत्तरी सीमा कटी फटी है, ठीक है, उत्तरी जो सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। ये चीज़ याद रखना। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग पठार और मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान में भी इसी खंड के विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा ब्रंश जो है उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार का छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है, याद रखना ये चीज़। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह उदार हलचलों व खंड बरस से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। याद रखना, रिफ्ट घाटियों में बहती नर्मदा, तापी। क्वेश्चन भी आया वो डायरेक्ट यूपीएससी में। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है। अवशिष्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है और उसका इरोजन हो रहा है, जैसे अरावली पर्वत हो गई, नल्लामाला हो गई, जावादी हो गई, वेलिकोंडा हो गई, पालाकोंडा हो गई और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। याद करना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ये 2020 वाले में। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नाम को आप अपने विधि से छोड़ो, एक काम करने आगे बढ़ो। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत
हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण है, नया है, मतलब दुर्बल है, इसलिए याद रखना भूस्खलन और भूकंप आता रहता है। और लचीली है, ये पर्वत वर्तमान समय में भरीजनक तथा अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रिया से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें वलन होता है, मतलब वलन ऐसे होता है, भ्रंश होता है और शेप थ्रस्ट बनते हैं। याद रखना ऐसे, जब ऐसे कोई एरिया बनता है, एक ऐसा एरिया बनता है। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था यहीं से उठा के। गार्ज वी आकार घाटिया सिपिकराय, यही क्या क्या मिलेगा, यही पूछा था यूपीएससी ने क्वेश्चन 2011-12 में। सिपिकाय व जलप्रपात इत्यादि इसके परिणाम हैं। ठीक है, तो देखो ये ऐसे गोर्ज बनाती है, अरे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, भारत के तटीय वैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः एक भू अभिनीति ग्रत है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाएगी और साधों से पाट रही है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रिया को यहाँ की भू आकृतिक व ऊंचाई में महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भू आकृतिक किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, उसकी प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें अनेक चोटियाँ हैं, सुंदर घाटियाँ हैं और महाखंड पाए जाते हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर कटा पठार है जहाँ अपरदित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है: उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, आप समझ पाते हिमालय है, फिर यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। अब याद रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। अब देखो ये सब पहले भी एनसीईआरटी में दिया था, ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पे दिया है। देखो पहली बात तो देखो ये अंडमान समुद्र याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये देखो मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है जो मैंने बता ही दिया था, ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ ही पे पाक जल संधि भी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। ठीक है, इधर देखो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है नई मुड़ी है, याद रखना। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ भी इधर ही पाई जाती है, जो इलायची इनकी चाय की पहाड़ियाँ पाई जाती है। और याद रखना ये महेंद्रगिरी जो है पूरी घाटी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे। ये कोंकण तट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे कन्नड़ तट भी पाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना का पठार है नल्लामाला, याद रखना, पीछे क्वेश्चन पूछा था। कृष्णा नदी, ठीक है, ये पूर्वी घाट हो गया। और पूर्वी घाट से जो यहाँ तो याद रखना यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2021 में कौन सी नदियाँ निकलती है। तो देखिए महानदी देखो उड़ीसा में निकलती है, और ये चिल्का झील। ठीक है, उत्तरी सरकार मैंने बोला ही था ये चीज़। ठीक है, कावेरी नदी देखो यहाँ से, नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती है। ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी डायरेक्ट 2023 में 2-3 क्वेश्चन पूछे यहाँ से। ठीक है, अब ये देखो ये पटकाई भूमि पता होना चाहिए। नामचा बरवा पर्वत यारंगना अरुणाचल प्रदेश में है। नागा श्रेणी नागालैंड में, मिजो श्रेणी मिजोरम में है। गारो काशी जयंती है जो मेघालय में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये कोसी नदी है जो बिहार का शोक माना जाता है। दामोदर नदी को याद रखना बंगाल का शोक माना जाता है क्योंकि वो बाढ़ लाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, छोटे छोटे फैक्ट है। जो गिर श्रेणी गिर फॉरेस्ट भी पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट में एशियाई टाइगर भी पाए जाते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, माही नदी, साबरमती नदी। ठीक है, अरावली श्रेणी यहाँ पे है, काठियावाड़, प्रायद्वीप। ठीक है, अब देखो तापी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी याद रखना विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहती है। ठीक है, आगे देखो सतमाला श्रेणी ये है, काल से वही सचना गोदावरी नदी हो गया। महादेव पहाड़ियाँ हैं। अजंता श्रेणी यहाँ पे है। मेघालय श्रेणी यहाँ पे है। बघेलखंड, रामगढ़ श्रेणी छत्तीसगढ़, ये गारजेट श्रेणी। मलयगिरी याद रखना उड़ीसा में। छोटा नागपुर का पठार हो गया। ठीक है, बघेलखंड, सोन नदी जो पटना में जाके मिलती है। कैमूर श्रेणी होगी। ये मालवा का पठार हो गया। बुंदेलखंड हो गया। चंबल नदी, सिंधु नदी वो है। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदी है। फिर यमुना जाके इलाहाबाद में जाके उसे मिलती है। लूनी नदी राजस्थान से बहती है। भारतीय महामरुस्थल। ठीक है, इधर देखो ये हिंदू कुश है पाकिस्तान में। पामीर ग्रंथि, पामीर का पठार हो चाइना में पाया जाता है। कुल्लू श्रेणी। ठीक है, ये पाकिस्तान देखो सिंधु नदी। अरे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है था। सतलज नदी में झेलम नदी, चेनाब, रावी
और व्यास से सारी इसमें मिलती है, ये जाके सिंधु नदी में मिलती है। तो सुलेमान श्रेणी देखो इधर पाई जाती है। काराकोरम केटू जो है भारत का सबसे ऊंची चोटी परंतु पाकिस्तान में है, ये रखना, ठीक है। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ठीक है। कॉमेंट नंदा देवी उत्तराखंड में, याद रखना। धौलागिरी अन्नपूर्णा ये वहाँ पे है नेपाल में। मकालू, ठीक है। कंचनजंगा जो सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है ही, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना सारा। हिमालय में कई समान, हाँ बोलो। सर 2-3 मिनट पूरा ब्रेक दीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है, आओ जल्दी। आज इस एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे इंडियन को। कल जो है 11th का जो वो वर्ल्ड वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी आराम से, इवनिंग से पहले पहले कंप्लीट कर दूंगा मैं उसको। फिर 12th वाला कंप्लीट करना है, लगेगा टाइम अभी तो 1-2 दिन। उसके बाद में इकोनॉमी करेंगे। इकोनॉमी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 9, 10 तो ये मोस्टली जो है 8 घंटे की है, मतलब 2 क्लास लेनी पड़ेगी, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 11th में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको 2 पार्ट में करेंगे अपन, ठीक है। 12th इम्पोर्टेंट है, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं व्यष्टि और समष्टि में, तो वो चीज़ याद रखना कि लगेगा उनमें टाइम ज़्यादा, उनमें भी वही इसी की तरह टाइम लगेगा। सीडीएस एनडीए में 11th पे ही सारे क्वेश्चंस आए हैं, 11th पे ही एनसीईआरटी जो रखते हैं। और क्या, ये एनसीईआरटी पढ़ लो ज्योग्राफी के लिए तो मोर देन इनफ है, इसी को 2 बार रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा। कुछ नहीं पढ़ना, यूपीएससी में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं से नहीं आने वाले। अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे कुछ ही नहीं। तो वो चीज़ याद रखना, ऐसा कुछ ही नहीं। पर बात है एकदम फिंगर पॉइंट होनी चाहिए तब जाके आएंगे, ऐसा नहीं है एक बार पढ़ लिया हाँ हो गया काम, ऐसे नहीं होता है। 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके काम होगा, मिनिमम 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ कॉन्फिडेंस लेवल में आओगे। इकोनॉमी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ लो, 4-5 हो जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। फिर उसके बाद में साइंस वाली करेंगे। साइंस में क्या होगा कि साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा और अपनी इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से। और उसमें ज़्यादा नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा पेज तो दिए हैं परंतु ज़्यादा काम की चीज़ें है नहीं उसमें। अपन फालतू जो प्रयोग रहेंगे मैं काट दूंगा फटाफट, वो नहीं पढ़ेंगे। उसमें जो मेन मैटर है वो पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं वो पढ़ेंगे फटाफट। एक बार बेसिक पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में। या फिर बस PYQ कर लो, PYQ अपना फिर मंडे ट्यूजडे से नहीं वेडनेसडे से या ट्यूसडे से अपना PYQ शुरू होगा, बस फिर उसमें अच्छे से काम कर लो बस, और कुछ ही नहीं करने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी पढ़ लो और ये काम कर लो बस। हो गया। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी शामिल है। हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहत हिमालय, पार हिमालय और श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक मुख्य श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर फैली है, ऐसे करके ऐसे फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, सही है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है, ऐसे करके ऐसे घूम जाती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण में फैली है। बृहत हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है को पूर्व पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से लेकर 400 किलोमीटर है। जैसा कि मानचित्र स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य में पूरी एशियाई देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? हिमालय देखो ये रहा। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं है, अपितु जलवायु अपवाह सांस्कृतिक विभाजक भी है। याद रखना, यूपीएससी ने डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछा इस लाइन से। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसे भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? हिमालय पर्वतमाला में अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, उच्चावच है, पर्वत श्रेणियों के संरेखण है। दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है: कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ी पर्वत। याद रखना ये सब चीज़ें, हिमालय को इतने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे अब। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीरपंजाल है। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है।
भरत घाटी और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है, याद रखना ये चीज़। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमालयी नदियाँ बल्टोरी और सियाचिन इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरन की खेती की जाती है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। करेवा क्या होता है? कश्मीर हिमालय में अनेक दरिया जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमा हुआ है। भरत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था यहाँ से। महत्वपूर्ण करेवा को ही हिमोड मृदा भी कहीं कहीं बोलते हैं। हाँ, तो ये उसी से हिमों से ढके रहते हैं, उन्हीं वो तो बोलते हैं करेवा, ठीक है। पर याद रखना इसमें किसकी खेती होती है? जाफरान की। महत्वपूर्ण अलाउजन की झीलें जैसे डल झील और वुलर झील लवण झीलें हैं, जिसे पेंगोंगसो और सोमरीरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम और चेनाब भी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ भी यहीं स्थित है। यहाँ बहुत से तीर्थयात्री हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी, देखो विश्व प्रसिद्ध झेलम, ऐसे ऐसे घूमते। झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल, याद रखना डल झील किसके से? झेलम नदी के किनारे, याद रखना। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ अवस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। तो अपन पढ़ते यार विसर्प ऐसे बनते हैं। क्या आप कुछ और नदी दो आकृतियाँ बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था में करती है? प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती है, जहाँ दून कहा जाता है, जिनमें जम्मू दून, पठानकोट दून, देहरादून, ये सब वही है, ठीक है। एक रोचक तथ्य, कश्मीर घाटी में झेलम नदी विसर्प भाव रोचक है। यह पूर्वी समय में एक स्थित एक बड़ी झील के कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। ये बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय न्यूनतम आधार है, याद रखना। तो झेलम नदी के ही बीच में बहती है डल झील, ठीक है, डल झील वहीं से। तो ये याद रखना, पामेर ग्रंथि, हिंदुकुश, ये कुंकुलन श्रेणी है। अब देखिए पश्चिमी हिमालय, याद रखना। अब देखो पश्चिमी हिमालय ध्यान से देखने की एक चीज़, काराकोरम, ठीक है, फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर है, पीर पंजाल है। तो पहले तो ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ देखो केटू पर्वत पाया जाता है, यहाँ नंगा पर्वत पाया जाता है। ये देखो जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा है। ये झेलम नदी होगी, चेनाब नदी होगी, रावी होगी, ये सतलुज नदी होगी, और ये व्यास नदी यहाँ पे रही, ठीक है। दूसरा देखो हिमालय पर्वत है, ये देखो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। ये कैलाश श्रेणी इधर है, सिपली लाल, ये दर्रा, ये रहा 12 लच्छा दर्रा, ये भी दर्रा है, ठीक है। ये सांगपो नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी को ही चीन में सांगपो नदी बोला जाता है, ये नेपाल हो गया। ये गंगा नदी देखो यहाँ से बहती है, अलकनंदा प्रयाग यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ये यमुना नदी जो यहाँ से बहती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बस इतना ही, आगे बढ़ो। हिमालय, उत्तराखंड हिमालय के यहीं से पश्चिम में रावी नदी, पश्चिम में तो रावी नदी से घिरा है, और पूर्व में काली, घाघरा की सहायक नदी है, याद रखना। ये काली जो है नेपाल में बहती है, घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है। यह भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज हिंदू की सहायक नदी, और यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। हिमालय पर्वत समूह दक्षिण से उत्तर तक पार्श्वक्रम, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। देखते हैं, देखो सबसे पहले दक्षिण में क्या रहेगा? सिंधु गंगा का मैदान रहेगा। मतलब देखो ऐसे इसको सोचो, ऐसे है ये, पर इन्होंने ऐसे बना दिया है। तो नॉर्थ साउथ, तो साउथ ये है यहाँ पे, तो सिंधु गंगा मैदान आएगा, फिर शिवालिक या बाह्य हिमालय आएगा, फिर मध्य हिमालय आएगा, फिर बृहत हिमालय आएगा। सही है, एकदम सही जा रहे हैं अपन। फिर लद्दाख श्रेणी आएगी, फिर कैलाश श्रेणी आएगी, फिर तिब्बत का पठार आएगा, फिर कुनकुल का ढाल आएगा। तो यही तो है, अपन देखो ऐसे ऐसे जा रहे हैं इसमें, ऐसे ये देखो सारा सब यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हिमाचल हिमालय सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। लाहौल एवं स्पीति जिले की स्पीति उपमंडल में है। हिमालय 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग तिबा कहा जाता है। याद रखना, बहुत सारे छोटे मोटे एग्जामों में पूछा जाता है। और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला हो गया, मसूर हो गया, पोसोली, अल्मोड़ा, लेसडाउन, रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। शिवालिक क्या है?
शिवालिक शब्द का उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक सिवावाला में पाए जाने वाली भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यह इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून है: चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून आदि शामिल है। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर, चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2014 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, याद रखना। भील के और इसके बारे में पूछा था, भोटिया और लेप्चा करके पूछा था यूपीएससी ने क्वेश्चन। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। याद रखना चाहिए। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। याद रखो, यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, जाके देख लेना, 2000 डायरेक्ट क्वेश्चन आया। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग नदी संगम है। प्रयाग है, मतलब प्रयाग मतलब नदी संगम, इसलिए याद रखो प्रयागराज इसलिए नाम पड़ा उसका, क्योंकि वहाँ नदियाँ संगम करती है, तो प्रयाग बोलते हैं उसको। जिनके विवरण पुस्तक अध्याय 3 में दिखा गया। आप कुछ और अन्य प्रयोग नाम बता सकते हैं। छोड़ो, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। अब आ गया अपन इधर वाला। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय है, ठीक है, हाँ सही बात है। और पूर्व में भूटान हिमालय, सही है। ये छोटा परंतु हिमालय का बृहद महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन। और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति, देखो मैंने बोला था ना, भूटिया और लेप्चा के बारे में पूछा था यूपीएससी ने। तो लेप्चा जनजाति याद रखनी, यहाँ पाई जाती है, और भूटिया उधर पाई जाती है। दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल है, पाई जाती है। यहाँ की प्राकृतिक दशा जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, सुपर्षण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है, क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपनी रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जातों, प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। यूपीएससी का क्वेश्चन। अरुणाचल हिमालय, यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डीफू तक धरे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी का सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियाँ में कांगोत और नामचा पर्वत शामिल है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गॉर्ज बनाती है। कोमेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र सहायक नदियाँ पूछा था। ये 12मासी नदियाँ और बहुत से जलप्रपात बनाती है, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की मुख्य विशेषता यह है, यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है। क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजाति इस प्रकार है: मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। इनमें ज़्यादातर जनजातियाँ झूम खेती करती है। स्थानांतरित कृषि, श्लेष और वन खेती भी कहते हैं उसको, कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देशज समुदाय ने किया है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर यहाँ कारोबार किया जा सकता है। ठीक है, देखो मिजोरम की पहाड़ियाँ होगी, मिजो पहाड़ियाँ होगी, ये लोकटक झील। यूपीएससी देखो इसीलिए 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है इससे। ठीक है, अभी एक बार ये देख लो, पूर्वी हिमालय याद रखना। ये देखो, ये याद रखना, इनका ना क्रम भी याद रखना: पटकाई भूम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी। और ये हिमालय का ही पार्ट है, सबसे बड़ी बात ये याद रखना। ठीक है, और देखो चीन है, तिब्बत है, या सांको नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। नामचा पर्वत, ये पर्वत है, याद रखना ये चीज़, नामचा पर्वत है। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे करके घूमती है। ये दिहांग नदी, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र सहायक नदी है, ऐसे करके ऐसे बहती है। ठीक है, और ये बांग्लादेश में आके जाके मिल जाती है। अरे आगे, ठीक है, आगे देखो डाफला श्रेणी है, बोमिडिला है, ठीक है, बुमला है, ये दर्रा है, जेलपला ये दर्रा है, कंचनजंगा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट पर्वत है, मकालू है। ठीक है, और देखो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है, इनका भी क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, और देखो ये गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है, कोसी भी है। ठीक है, तीस्ता नदी याद रखना, ये तीस्ता नदी, ये आके याद रखना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखो तीस्ता नदी यहाँ आके मिलती है। और सबसे बड़ी बात है नेपाल हिमालय से निकलती है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। चलो ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ो। पूरी पहाड़ी और पर्वत
हिमालय पर्वतीय इस भाग में पहाड़ी की दिशा उत्तर से दक्षिण ऐसे होती है, ऐसे। अब देखो यही तो है, यहाँ पे देखो ये ऐसे जा रही है। अब हिमालय देखो वैसे करके ऐसे घूम गया। तो ये चीज़ याद रखना। अरे ऐसा बोला जाता है कि जो अंडमान निकोबार वो हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। ये पहाड़ी विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में पटकाई भूम है, ठीक है, फिर नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती है। याद रखना ये चीज़। यह एक निजी पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करती हैं। ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटी बड़ी नदी नालों द्वारा अलग होती है। बराक मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। याद रखना, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ 2016 में से। मणिपुर मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील है स्थित है जिसे लोकताल झील 2015 में पूछा, 2-3 बार पूछा है। और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम जिसे मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है और मुर्दल और असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदी है जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदी है जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। इरावदी नदी का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2019 में। इतना ही पता होता कि ये कहाँ पे है, उससे क्वेश्चन बन जाता। ठीक है। उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। याद रखना ये चीज़। जलोढ़ मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। भाबर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरापथ के समांतर फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े बड़े सेल और गोलासम जमा कर देती है और कभी कभी स्वेसी में लुप्त हो जाती है। यहाँ रखना कहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती है, भाबर में। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसमें चौड़ाई से 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदी इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती है। ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान में जो पुराने और नए जलोढ़ बना होने के कारण जो बांगर और खादर कहलाते हैं। तो याद रखना, पुराने बांगर कहलाते हैं, नए खादर कहलाते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खादर, ठीक है। ये उत्तरी मैदान हो गए, प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग। इसी मैदान नदी की पौड़ोस्ता में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण शिलाकटें जैसे बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झील, गुम्फित नदियाँ पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएँ बनाती रहती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़ी डेल्टाओं का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर ही है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ऐसे आती है, फिर ऐसे हो जाती है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप ये नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है और ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। प्रायद्वीपीय पठार, इसकी बात कर रहे हैं। नदियों के मैदानों से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणाकार का होता है। तो कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार से, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ मतलब गुजरात वाला, और दक्षिण में इलायची कार्डोमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है जैसे हजारीबाग का पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है जिसका परिणाम यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में चलता मतलब ऐसे कम होता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। तो दोनों पता है अपने को, अरब सागर में नर्मदा ताप्ती है। कुछ शिलाकटियों के नाम भी बताइए जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है परंतु पश्चिमी दिशा बहने वाली नदियाँ संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र के मुख्य प्राकृतिक शिलाकटियों में टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नगन चट्टान संरचना, टेकरी
पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियाँ शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, जो महाराष्ट्र में और गुजरात में पाई जाती है, और वहीं पे कपास की खेती होती है। प्रायद्वीप पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजर रहे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती है। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती है। इस पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में नदी खंड और महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल हो गया, भिंड हो गया, मोरेना खंड इसके उदाहरण है। मुख्य उच्चावच और लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तरी पूर्वी पठार। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ से आपका यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था, 2020 में भी आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो। इसके पश्चिम में पश्चिम घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है। दक्कन का पठार याद रखना। दक्कन पठार ये से वाले इधर इतना ही एरिया कहलाएगा ये। उत्तर में सतपुड़ा है, मेकाल और महादेव पहाड़ियाँ है। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री। यही याद होता ना तो यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन आ जाता, सोल्व हो जाता, जो पहला ही क्वेश्चन था। कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी याद रखना। केरल में अन्नामलाई और इलायची कड़मम पहाड़ियाँ है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवितरित है, ये भी याद रखना। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। याद रखना, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यही है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और ये नीलगिरी पहाड़ियों में, ये चीज़ याद रखना। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से ही है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावदी पहाड़ियाँ, पालाकोंडा श्रेणी, नालामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। यही यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं, ये चीज़ याद रखना। यहाँ आके मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों। नीलगिरी पहाड़ी याद रखना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। मध्य उच्च भूभाग, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाती है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों में से बना है, जिनके समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। यह अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक अपरिचित है और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ तक ये अनुदेरे रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान, याद करो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायंतिक प्रक्रिया से गुजर चुका है और कायंतिक चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नैश की इसका उपस्थिति इसका प्रमाण है। जो राजस्थान में ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणी से निकलती है। बनास चंबल की मुख्य एकमात्र सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्वी पठार वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिंचने के कारण राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमाए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगोलन पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है: गारो पहाड़ियाँ, खासी, जैंतिया। असम की कार्बो एंगोलन पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह ही मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिल्मेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरिचित भूतल है, क्योंकि समय तो वर्षा ज़्यादा होगी तो इरोजन ज़्यादा होता है। चेरापूंजी नगर चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। भारतीय मरुस्थल, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी से उत्तर पूर्वी में स्थित है। यह उबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत से अनुधेरे रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 किलोमीटर से कम होती है। परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इनके स्थलाकृतिक गुणों की से मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि अकाल में स्थित कास्ट जियोसम पार्क में उपलब्ध तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मासर के आसपास के समुद्री निष्पत्ति से होती है। कास्ट जियोसम की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भीय चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है
तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुद्यान दक्षिणी भाग में है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली नूली नदी महत्वपूर्ण, याद रखना मरुस्थल में बहने वाली नदी है ये। अनावृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश से हमेशा जल का घटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या प्लाय में मिल जाती है। इन प्लाय झीलों को जल खारा होता है, जिसे नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान, आप पहले पढ़ चुके भारतीय तटरेखा बहुत लंबी है। स्थित और सक्रिय भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। तो ये याद रखना। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है। पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब वो पानी में डूबा। याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मोदी वहाँ गया था, पूजा किया था, तो क्वेश्चन आ सकता है। जलमग्न होने के कारण पश्चिम तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। यहाँ पे स्थित प्राकृतिक बंदरगाह में कांडला जो गुजरात में, मझगांव, जेएल, नावा सेवा, मरगांव गोवा में, जो मंगलोर कर्नाटक में है, कोचीन शामिल है केरल में। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ तट, ठीक है, महाराष्ट्र को कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तक केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिम तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, याद रखना ये चीज़, मतलब नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाएंगे। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृतिक कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। बैक वाटर्स को पर्यटक के लिए विशेष आकर्षण केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लाम काली नौका दौड़ का आयोजन पन्नामद्दा कयाल में किया जाता है। कयाल का मतलब ध्यान देखना क्या होता है कि जैसे ये मान लो कि वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कटा फटा ऐसे रहता है, तो ये पार्ट ऐसे रहता है, इसके कारण यहाँ कयाल बन जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्वी की ओर बहने वाली बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़ा डेल्टा बनाती है, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्चर्य कम है। यहाँ पर महाद्वीप सेल की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों तथा पोताश्चर्य का विकास मुश्किल है। पूरी तटीय कुछ पतनों के नाम बताए, विशाखापट्टनम हो गए, ये सब सारी चीज़ें। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार द्वीप के प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया। आप किस बता सकते हैं? छोड़ो, एक द्वीप है, द्वीप समूह। बाद में 2 द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 574 द्वीप है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। ये द्वीप 6 डिग्री से 14 उत्तर और 92 पूर्व से लेकर 94 पूर्व के बीच में स्थित है। ऋषि द्वीप समूह, लबरनीत द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है। बेरिन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों गोलासमय से बना है। इस द्वीप की मुख्य पर्वत चोटियों में सेंडल चोटी, उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट डिओली ये है, माउंट कोयोब है और माउंट थुरलर है। पश्चिम तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीप पर सवर्णी वर्षा कन्वेंशनल गर्मी होती है, बरसात होती है और इक्वेटर के आसपास होता है। जो भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है, याद रखना। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से लेकर 12 डिग्री उत्तर और 31 पूर्व से लेकर 74 पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट में 280 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है, याद रखना। यहाँ 36 द्वीप है और इनमें से 11 मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा गया है। उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कानाकोरा द्वीप। इस द्वीप समूह में तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अवरुद्ध गट्टिकाएँ, सीलिंग, गोलासमिका तथा गोलासम पूरी झोंड तट पाए जाते हैं। अब तो एक बार ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 10 डिग्री चैनल, तब उसका आंसर था अंडमान निकोबार। और यहाँ पे देखो 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा है। अब ये पूरा का पूरा द्वीप है, इसके बारे में बोल रहे हैं।
लक्षद्वीप के बारे में। ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। आप वही ना, पर तो यहाँ पे इसके बारे में क्यों बोला है? ये तो यहाँ देखो, अगर इसको पढ़ोगे, ये देखो अरब सागर किसकी बात कर रहा है? लक्षद्वीप की बात कर रहा है। ये सारे सब चीज़ें लक्षद्वीप की बात है। मिनिको सबसे बड़ा द्वीप है जो छत्तीस, ये भी सब उसी की बात है। अब देखो, पूरा द्वीप समुद्र 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बटा है, जिसमें उत्तर में अमीनो द्वीप है और दक्षिण में कैनोरी द्वीप है। अब ये तो 10 डिग्री उसकी बात कर रहा है ना। करेवा देखो, भुआकृति कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय में पाई जाती है, अपने को पता है ये तो। पूर्वी हिमालय 9, कश्मीर हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाएगी मणिपुर। अरे करेवा फोड़ दूंगा तेरे को। कहाँ मणिपुर? मणिपुर तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, ये पाई जाती है तुम्हारा करेवा। हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय तो नहीं, ये गया हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय और कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में पाई जाती है करेवा। हाँ, ये कश्मीर हिमालय नहीं, मैंने दूसरे का बताया। तुम तो पता नहीं क्या ही बताते हो। इसलिए तो मैं सोच रही हूँ सर, कश्मीर पढ़े थे वहाँ पे। देखो ये रहा। तो ये है कश्मीर हिमालय, याद रखना। ठीक है, आगे देखो। निम्न किस राज्य में लोकतक झील है? मणिपुर में है। ठीक है। अंडमान निकोबार चैनल कौन से जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था 2014 में, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। डोडा बेटा चेन निम्न से याद करो नीलगिरी की, मैंने बताया था। चलो, अब आती है अपवाह तंत्र। अपने पास कितना टाइम बचा है? 1 घंटा है, ये कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद में जो पार्ट 2 है वो करेंगे मैथ की क्लास करने के बाद। रुको 1 मिनट, लाइट जला के आता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं अपवाह तंत्र। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले एवं वाहिकाएं देखी होगी जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती है। अगर ये वाहिका नहीं होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती है। जहाँ ये वाहिका अवरुद्ध या अस्पष्ट एवं बाढ़ का आने की सामान्य परिघटना है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं को जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, शिलाकृति, डाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। सही बात है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आपने कभी कोई वहाँ नौकायन करने तथा नहाने के लिए किए? ये क्या नदी बारहमासी अल्पकालिक है? क्या आप जानते हैं नदी सदैव छोड़ो? उत्तर में हिमालय से दक्षिण पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्वी की ओर क्यों बहती है? बंगाली खाड़ी में अपना जल विशेषित क्यों करती है? एक नदी विशेष क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है तो इसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे बेसिन होता है वही सब सारी चीज़ें। अब जो रुक जाओ, यहाँ पढ़ो। मुख्य अपवाह प्रतिरूप। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है उसे वर्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, जिसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, याद रखना ये चीज़। जैसे गंगा नदी देखो, इसकी सहायक नदी ऐसे होती थी, पेड़ की तरह हो गया। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है उसे रेडियल ऐसे जब होता है प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी से अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण है, याद रखना ये चीज़। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है और सहायक नदियाँ उनसे समकोण में मिलती है, जैसे प्रतिरूप को जालीनुमा, तो जालीनुमा ऐसे बनता है। ठीक है। जब सभी दिशाओं में नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विस्तृत होती है तो ऐसे प्रतिरूप अभिकेंद्री ऐसे सब एक जगह मिल रही है और यहाँ पे सब एक जगह दूर जा रही है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एक नदी उस सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं।
बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों के नालों द्वारा अपायित क्षेत्र को जल संभरी ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। ठीक है, एक बार इसको देखो आप, जल विभाजक कुछ बोल रहा है क्या क्या है मैंने कहा। ठीक है, अब देखो ध्यान देखना, सिंधु नदी ये पता होना, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, इधर दियांग, लोहित होगी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा, ठीक है, शारदा नदी। अब देखो गंगा सहायक नदियाँ सारी दी हुई है, यमुना नदी, गोमती नदी, सोन नदी, ठीक है सब। अब देखो यमुना नदी की सहायक नदी कौन है, चंबल नदी, सिंधु नदी, याद रखना सिंध नदी है, सिंधु नहीं। बेतवा नदी भी देखो इसी में जाके आगे मिल रही है, केन नदी भी इसी में जाके आगे मिल रही है। ठीक है, नर्मदा होगी, ये माही नदी होगी, साबरमती, लुनी नदी हो गई, तापी नदी की पेन गंगा नदी जो गोदावरी सहायक नदी है, ये देखो महानदी यहाँ पे है, कृष्णा है, तुंगभद्रा नदी पे क्वेश्चन पूछा 2019 में, ये कावेरी नदी है। अब देखो आगे बढ़ो, नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक है। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों में पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम, बृहद संयोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अपार तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूह में बांटा जा सकता है, अरब सागर का अपार तंत्र व बंगाल की खाड़ी का अपार तंत्र है। ये अपार तंत्र दिल्ली, कटक, करावली एवं सह्याद्री द्वारा अलग किए गए हैं। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल है, बंगाली खाड़ी में जल विसर्जित करती है, जबकि 23% क्षेत्र जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदी, याद रखनी चाहिए, ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणियाँ जिनका अपवाह तंत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें 14 नदियाँ द्रोणियाँ शामिल है। कौन कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। बराक याद रखना म्यांमार से होकर जो बहती है। अगला है मध्यम नदी श्रेणी जिनका अपवाह से 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 44 नदियाँ द्रोणियाँ हैं, कालिंदी, पेरियार, ठीक है, मेघना, ये पेरियार है, ये पेन्नार है, याद रखना। लघु नदी द्रोणी श्रेणी जिनका अपवाह 2,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं। अनेक नदियों का उद्गम जो स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करते हैं। उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीप पठार की बड़ी नदियों को उद्गम स्थल पश्चिमी घाट और ये नदियाँ बंगाली खाड़ी में जल में विसर्जन करती है। दक्षिण भारत की नदियों को भी पहचान कीजिए। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियाँ इसका अपवाद है, ये वो छोटी नदियाँ हैं, अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। उद्गम के प्रकार और प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालय अपवाह तंत्र में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति आयु में हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया। छोड़ो अब आता भारत के अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों को विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति लक्षणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। पहला, हिमालय अपवाह। हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियाँ द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ 12मासी है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ महाखंडों गॉर्जेस से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ से प्रक्रिया जलप्रपात भी बनाती है। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ बनाती है, गोकुर झीलें बनाती है, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुफित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में सर्पाकार मार्ग, मतलब ऐसे करके, में बहने पर्वतीय पाई जाती है और अपना रास्ता बदलते रहती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, देखो याद करो, मैंने दामोदर याद रखा बंगाल का, और अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, परिणामस्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी अपने ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र जितनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल बहाव में मात्रा एक समान रहती है? यह घटती बढ़ती रहती है। नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है?
हिमालय पर्वतीय पहाड़ तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यदि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मोयसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। छोड़ो ये तो। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, उनकी सरोवरी उद्गम और उनका जलोढ़ निक्षेप से बना होता है, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलासम कॉन्ग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी 3 मुख्य अपतंत्र में बढ़ गई। पश्चिम में सिंध और उसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, पूर्व में ब्रह्मपुत्र भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लेस्टोसीन काल व हिमालय के पश्चिमी भाग में कोटा और पठार दिल्ली रिज के स्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा महापात तंत्र के बीच जल विभाजक बन गया है। इस प्रकार मध्य प्लेस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी में और प्रवाहित हुई। ये काल वाल की टेंशन मत लिया करो, ये कभी नहीं पूछा आता क्वेश्चन, इनको रटने बैठ जाओ। हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अपवाह में अनेक नदी तंत्र मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। सिंधु नदी तंत्र ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल इतना है 3,21,289 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। 1114 मान लो, 1100 तो है ही, 14। भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम है। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखुरचू के निकट एक हिमनद, याद रखना, से होता है जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंह खंबान अथवा शेर मुख भी कहते हैं। और याद रखना इसी के जस्ट पास से ब्रह्मपुत्र नदी का भी होता है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लद्दाख बालिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दक्षिणी महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान के चिल्लस के निकट दर्जिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र इस क्षेत्र को रेखांकित करें। सिंधु नदी बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे सहयोग, ठीक है, याद रखना ये चीज़, सहयोग, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, घस्टिंग और द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट कवाड़े से बाहर निकलती है और यहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियाँ है खुरम, तोचित, गोमल, बिहोबा और संगर। इतना नहीं पूछेगा पैसे। ये सभी दक्षिण नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों से सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम के दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ की स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुल्लू झील से बहते हुए, याद रखना यूपीएससी ने 2023 में यही क्वेश्चन पूछा था, वुल्लू झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में जंग के निकट यह चेनाब नदी में मिलती है, चेनाब नदी से मिलती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये चीज़ याद रखना। यह चंद्रा और बागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। यह सरिता हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान प्रवेश करने से पहले यह नदी 1,180 किलोमीटर बहती है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान प्रवेश करने में सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश में प्रवाहित होती है। व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, याद रखना चाहिए, जो समुद्र तल से, मतलब ये पता होनी चाहिए। यूपीएससी ने यही ना 2011 में यही कॉन्सेप्ट बना दिया था। जो समुद्र तल से 2021 में समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, याद रखना ये चीज़, जहाँ से निकलती है। जैसे यूपीएससी ने 2021 में ये पूछ लिया था। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। पंजाब के मैदान प्रवेश करते हुए हरी के पास सतलज नदी में जाके मिलती है। सतलज नदी तिब्बत में 4,500 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, याद रखना, जहाँ
क्या है इसका, गया फिर काम से। लॉन्ग चेन खंबाव के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से यह पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपी किला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और यह पूर्ववर्ती नदी है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर के तंत्र का परीक्षण किया है। भाखड़ा नांगल परियोजना किससे बने? सतलुज नदी पे। गंगा नदी तंत्र अपनी द्रोणीय और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 2900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणी को काट कर तंग महाखंड से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, याद रखना चाहिए। कहाँ पे? देवप्रयाग में। और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। यह अलकनंदा, धौली और विष्णु प्रयाग धाराओं से मिलकर बनती है, याद रखने चाहिए। जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है, याद रखो। जोशीमठ में जो भूकंप वो आगे जमीन खिसकने लग गई थी, वहाँ की बात है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसके रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में बद्रीनाथ में प्रवेश करती है और यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण, पहले ऐसे जाती है, फिर ऐसे, फिर बाद में घूमती है दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। ठीक है। इसी नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, यार सबसे ज़्यादा यहीं पे बहती है। बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 मसीह अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल हैं। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाली खाड़ी में जा मिलती है। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। इस राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा इसके संरक्षण कार्यकलाप को पूरा करना। नमामि गंगे कार्यक्रम मुख्य स्तंभ है सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारों की विकास, नदी सतह का सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और ग्राम गंगा। यमुना जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखना ही चाहिए। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण आदि नदियाँ इसके बाएं तट पर मिलती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी जहाँ एनसीईआरटी में जो दिया है वो याद ही रख लेना। इसके चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। हाँ, और ये जो है दाहिनी ओर से मिलती है इसके, और बाईं ओर से मिलने वाली हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण आदि नदियाँ। इसके अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिमी में पूरी यमुना नहरों तथा आगरा में नहर में आता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है, याद रखना, और उत्तरमुखी होकर इस महाखंड से बहती हुई राजस्थान से कोटा पहुँचती है, और जहाँ इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, इसे चंबल खंड कहा जाता है। गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है, याद रखना, और मध्य नेपाल का अपहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। कौन सी? गंडक। घाघरा नदी माप चांगुंग और हिमनद से निकलती है तथा टीला, सेती में बेरी नामक सहायक नदियों का जलग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी कालिया काली गंगा इसी मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में ये गंगा नदी विलीन हो जाती है, मतलब बिहार में।
कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के ऊपर उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व में तमोर कोसी मिलती है। अरुण नदी से यह मिलकर ये सप्त कोसी बनाती है। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मध्य में प्रवेश करती है और अंत में कन्नौज के निकट एक गंगा नदी में मिल जाती है। कन्नौज से तो लड़ रहा अखिलेश, इसका मतलब कन्नौज यूपी में। ठीक है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों पर दामोदर नदी बहती है। ठीक है, अभी दामोदर नदी के बारे में बता रहा है। ठीक है, और ब्रज घाटी से होते हुए हुगली नदी में गिरती है। ठीक है, बराक इसकी मुख्य सहायक नदी है, याद रखना किसकी, दामोदर की। और दामोदर जो है बंगाल का शोक बोला जाता है, कभी बंगाल का शोक भी कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ कालिया चाय कहा जाता है, इसे घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना में पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो गंगा पे पटना में आके दो नदियाँ मिल रही है, एक तो सोन नदी मिल रही है, एक उधर वो भी मिल रही थी, याद रखना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विश्व सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद में है। मानसरोवर झील के निकट, याद रखना। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर दूरी तय करती है और यहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सोदक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए एक प्रक्षुब्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपद में यह सिसिंग या दिसिंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, सिकांग या लोहित मिलती है, यार हमने किसी क्वेश्चन पूछा भी था। और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदी आकर मिलती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी दक्षिण है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह एक जमुना कहलाती है, याद रखनी चाहिए। और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। अंत में नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी है और इनके जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। इसलिए चाइना पर आरोप लगाया जाता है, चाइना जो है भारत में बाढ़ कभी भी ला सकता है, क्योंकि वो क्या है, बड़े बड़े बांध बना के रखा है इसी नदी पे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तटीय नदियों की प्रौढ़वस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिम तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और तापी छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियाँ भी गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी नहीं है। यदि ब्रज घाटी में बहने वाली नर्मदा और तापी का अपवाद है। ठीक है, रुको एक मिनट, पानी बिल्कुल भर के।
ठीक है, आगे देखो। अब ये जो प्रायद्वीप भारत में जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब आएगी, उनकी सहायक नदियों के बारे में बताएगा। तो बस इसमें से क्वेश्चन बनता है, याद रखना सहायक नदियों वाला क्वेश्चन ही बनता है। कौन का किधर बहता है वो भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है अभी अपने पर टाइम आधा घंटा। देखो, प्रायद्वीपीय अपतंत्र का विकास। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत का अपतंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या दशाओं, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ हो गई। हिमालय में होने वाली प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा तापी इन भ्रंश घाटियों में ही बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव बंगाली खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया, मतलब ऐसे हो गया। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाली खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी के अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 46% भाग उड़ीसा राज्य में स्थित है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी तंत्र है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यह 1465 किलोमीटर सब लंबी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र को 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ में याद रखना इसकी कई इंपॉर्टेंट नदी है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। ठीक है, 4 याद रखना। पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है, गोदावरी सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में नौ संचालन संभव है। राजमुंदरी के बाद ये कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, याद रखने चाहिए। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से 1341 किलोमीटर से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों को अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी को 3% भाग केरल में और 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है काबिनी, भवानी और अमरावती। याद रखना अमरावती, और उधर किसकी, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य से भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर के चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है, याद रखना। लगभग 13 से 12 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह बड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा जवार नद मुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। सदा प्रयोजना इसी नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा के विषय में जानकारी एकत्र करिए और चर्चा कीजिए। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मलुताई से निकलती है, याद रखना। 724 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रवाहित करती है। इसके आपात क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में, 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान सबसे बड़ी नदी तंत्र है, याद रखना। यह पुष्कर के समय 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, तो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है और नूली कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है, कच्छ के रण में जा मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। अल्पकालिक मतलब बरसात के मौसम में रहती है।
पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदी है। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे। सेतुरुनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में दलकावा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। डाडा नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदी है, याद रखना। नासिक जिले में तिरबंग पहाड़ियों 670 मीटर की ऊंचाई पर वेतरना नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव से जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है। 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिवमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र इतना है 2209 वर्ग किलोमीटर। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदी है जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है और दूसरे का जुआरी है, याद रखना। आप अपनी मानचित्र पर रेखांकन कर सकते हैं। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अनामलाई पहाड़ी से निकलती है। इसे पौनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रवाहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कीजिए। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर है में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं यास्ता पूजा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षमता में बहुत कम अंतर है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पांबा है जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करते हुए वेबनाथ झील में जा गिरती है। ठीक है, साबरमती, माही, डाडर, कालिंदी, शेरावती, भरतपुजा, पेरियार ये सब वेस्ट फ्लोइंग नदी है। ठीक है, ये बस इतना याद रखो। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदी है। प्रायः बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदी है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। सरवण रेखा, वेतरणी, ब्रह्मणी, वंशधारा, पेनर, पालार और वगैरह महत्वपूर्ण नदियाँ एटलस में ढूंढी। आप जाना ये सरवण रेखा, वेतरणी इनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था 2012 में। अभी तक इनके दिया है। ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, नदी भाव पर्वती। क्या आप जानते हैं नदी से बहने वाला जल की मात्रा सारा साल तक एक समान नहीं रहती है। इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदी में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं? एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के पारों को नदी भाव पर्वती रिवर रिजिम कहा जाता है। उत्तर भारत के हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी है क्योंकि अपने जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती है। दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती। इनकी बहाव पर्वती में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रकृति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। जल विसर्जन नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी पश्चिम भागों के जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक्स है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 13 क्यूसेक्स है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह पर्वतीय हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। तो यह अचानक उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण जितना अगस्त में उफान। गुरुडेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि अधिकतम बहाव जो है 2300 क्यूसेक तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के 50 दिन के प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक की किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन इतना रहता है और न्यूनतम इतना रहता है। ये कोई मतलब नहीं है, कोई काम का ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी प्लस मेन दोनों के लिए। ध्यान से देखना। उद्गम स्थल हिमालय नदियों का हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत है। प्रायद्वीप नदियों का प्रायद्वीप पठार व मध्य उच्च भूमि है। प्रवाह पर्वती 12मासी है। हिमनदों वर्षा से जल प्राप्त करती है। मौसमी है, मानसून वर्षा पर निर्भर है। अपवाह के प्रकार पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदानी भागों में वर्षा रूप अध्यारोपित
पुनर्नियुक्त नदियाँ अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती है। नदी की प्रकृति लंबा मार्ग, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ, अभिशीर्ष अपरदन व नदी अपहरण, मैदानों में जल मार्ग बदलना तथा विश्व बनाना, सुसंयोजित घाटी के साथ छोटे निश्चित मार्ग, जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ी द्रोणी अपेक्षा छोटी द्रोणी, नदी की आयु युवा, क्रियाशील व घाटियों को गहरा करना, परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ है जो अपने आधार तल से जा पहुँची। ये मतलब बूढ़ी नदी है, ये यंग नदी है। नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की नदियाँ पृथ्वी पर जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। 12मासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? यह क्या जल की उपलब्धता की समस्या है, इसके प्रबंधन की? क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करके उपाय सुझा सकते हैं? क्या एक द्रोणी के जल आधिक्य को जल की कमी वाले द्रोणी में स्थानांतरित करके समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणी को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? क्या आपने समाचार पत्र में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाएंगे। ये मतलब नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कनोकंडम नहर, व्यास सतलज लिंक नहर, गंगा कावेरी, ठीक है। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न घटनाओं को जाने। मैदानी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या तो बारिश नदी से पर्याप्त जलाधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे वाद विवाद का आयोजन करें, लेख तैयार करें। पर्याप्त मात्रा में निम्नलिखित समस्या को आप किस प्रकार में देखते हैं? पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी जल प्रदूषण, नदी जल में घात, ऋतुओं जल का समान प्रवाह, राज्यों बीच नदी जल विवाद, ये भी एक मेन मुद्दा है। मध्य धारा की बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वायु का विषय पड़ना, नदी प्रदूषित क्यों? क्या आपने शहर के गंदे पानी नदियों में गिरते देखा है? ये सब क्वेश्चन है बस। औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला गया है? बहुत सी शमशान घाट नदी किनारे हैं। कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। कोविड काल में बहुत हुआ। कुछ त्योहारों पर फूलों की और मोती नदी में डुबो दिया जाता है। बड़े बड़े पैमाने पर स्नान और कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करते हैं। नदी को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? छोड़ो सब, ठीक है। करंट अफेयर के बारे में बोला कि तुम पढ़ो करंट अफेयर थोड़ा, ठीक है। देखो कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कौन सी नदी बंगाल का शोक है? तो मैंने बोला था दामोदर। निम्न किस नदी की द्रोणी को द्रोणी जो है भारत में सबसे बड़ी है? गंगा की है नदी द्रोणी। निम्न कौन सी नदी पंच नदी से मिली है? पंच शामिल नहीं है, तो ये देख याद रखना। सिंधु नदी नहीं है क्योंकि रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज जिनसे मिलकर बनती है, इसलिए पंजाब नाम पड़ा था। कौन सी नदी ब्रंश घाटी में बहती है? ये है नर्मदा बहती है। कौन सा अलकनंदा भागीरथी संगम स्थल है? अलकनंदा भागीरथी का, अरे तो यहाँ पे जो मिलती है अपनी कौन सी गंगा नदी जाके मिलती है? कहाँ है? रुद्रप्रयाग ही है। देखो गंगा का देवप्रयाग। ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया। अभी इसको रात को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कितने 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए ना? 4 चैप्टर कंप्लीट बचे तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। कितने चैप्टर इसके पढ़ अभी कितने हो गए पेज? इसके पेज लगभग कितने 32 पेज हो गए ना, तो लगभग 100 पेज 70 पेज है। तो बताओ इतना टाइम इसमें लगा तो 30, 60, 90 3 घंटे लगेंगे। चलो ठीक है, आधा 8 बजे फिर मिलते हैं CCT की क्लास में। चलो ठीक है, बाय बाय।